चलो, आज हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक ना। पार्ट 3 में पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था, तब पढ़ेंगे उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, तब पढ़ेंगे उस समय की धार्मिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सप्ताह का मतलब सिंधु घाटी सप्ताह जो अपना विस्तार लेकर ऐसे फैला हुआ था, सिंधु घाटी सप्ताह का विस्तार जो ऐसे था, और इस क्षेत्र में जितने लोग फैले हुए थे उस समय की उन लोगों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, इसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। और फोर्थ वीडियो में पर चर्चा करेंगे वो लोग की अर्थव्यवस्था क्या थी और कला एवं संस्कृति। ठीक, आज का हम लोग का है सामाजिक व्यवस्था, यानी इस क्षेत्र में फैले कालीबंगा के जितने भी साइट हैं, स्थल हैं, उनका क्या सामाजिक व्यवस्था था। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले देखो क्या होता है। ठीक, सामाजिक व्यवस्था में हम लोग देखो कैसे इसको पढ़ेंगे। तो जब सिंधु घाटी सप्ताह का हम लोग समाज देखने गए तो पहली बात, जो भी सबको पता है कि इस समय का साहित्य लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, इसीलिए हम लोग पूरी तरह से इस काल की सारी व्यवस्था पर, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, संस्कृति, ओनली पुरातत्व पर आधारित होते हैं। बताए हैं सब क्लास पहले का वीडियो देख लेना पुरातत्व पर। ठीक, उसी पुरातत्व के आधार पर और बताए थे कि अभी तक 3 से 5% ही खुदाई हुआ है। यानी सोचो 3 से 5% के आधार पर उस काल की हम क्या लिख रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था, चाहे आर्थिक हो चाहे वो कला संस्कृति हो। तो उसी पुरातत्व के आधार पर यानी प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम उस काल की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ऐसे सामाजिक व्यवस्था का तुमको डीपली जानना होगा तो हम कहीं उसका वीडियो बना देंगे कि समाज में जैसे क्या क्या पढ़ा था। जैसे देखो, समाज में पहले आता है परिवार, कि परिवार कैसा था, परिवार का मुखिया कौन था, एकल परिवार था कि संयुक्त परिवार था, ये समाज में आता है। दूसरा समाज में आता है वर्ण व्यवस्था, मतलब समाज जो था कितने वर्ण में बटा था। तब आता है जाति व्यवस्था, तब आता है उसी में शूद्रों की स्थिति, तब आता है महिलाओं की स्थिति, तब आता है उनका भोजन और रहन सहन। ये सारे हम समाज में पढ़ते हैं, ठीक ना। इसका हम कभी वीडियो फुर्सत में बना देंगे, ठीक, या क्लास में रहेगा तो उसी में बता देंगे कि कैसे पढ़ा जाता है समाज के बारे में। ये सब आगे जैसे आएगा ना, सिंधु घाटी के बाद वैदिक सप्ताह आती, सबको हम बता देंगे, वहाँ इस सबको अध्ययन करना बढ़िया से। तो बता, अभी हमने क्या बताया, साक्ष्यों के आधार पर, मैंने पुरातत्व के आधार पर, वो भी कितना परसेंट बोले हैं, 3 से 5% ही अभी खोदाई हो पाई है। इसी पुरातत्व के आधार, खोदाई के आधार पर उस काल की हम लोग सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, यानी जो भी पुरातत्व मिला है उसके आधार पर। तो सबसे पहले आता है पुरातत्व के आधार पर हम देखते हैं कि उस काल की जो सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था, यानी जिसका वर्चस्व था, उसमें मातृसत्तात्मक देखते हैं, पितृसत्तात्मक नहीं। तो कभी भी समाज में परिवार में सब वर्चस्व के आधार पर उसकी सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख रखते हैं, ठीक ना। तो पूरे भारतीय इतिहास में, ठीक ना, सिंधु घाटी सप्ताह से लेकर आज तक है 2 ही समाज चला, या तो मातृसत्तात्मक चलेगा या तो पितृसत्तात्मक चलेगा। तो ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में मात्र 2 ही काल ऐसा है जहाँ चला है मातृसत्तात्मक, एक सिंधु घाटी सप्ताह और एक आफ्टर मौर्ज। चलोगे ना आफ्टर मौर्ज, तो उसमें दक्षिण में आएगा सतवाहन लोग जो महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। सुना होगा सतवाहन का नाम, सिक्का जो चालू किया था शीशे का, उसी सतवाहन का हम बात कर रहे थे। उन लोग का भी समाज का जो प्रमुखता थी वो मातृसत्तात्मक थी, यानी उनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक, यानी माता की बहुलता थी, ठीक ना, यानी मातृ प्रधान समाज था। आज हमारा क्या पितृ प्रधान समाज है। यानी ये 2 काल छोड़कर, सिंधु घाटी सप्ताह और कौन, सतवाहन काल को छोड़कर सारा समाज हम पढ़ेंगे पितृसत्तात्मक। चाहे वैदिक काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे गुप्त काल हो, इन सब काल में क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पिता की प्रधानता थी, यानी उस समाज में पिता ही प्रमुख होता था। और इन दोनों काल में क्या हुआ है, मातृसत्तात्मक समाज है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सप्ताह का सामाजिक व्यवस्था। तो पहला बताओ, उपलब्ध साक्ष्यों के अभाव में
हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था का विशेष निरूपण नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर क्या लिखाएगा कि सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध साक्ष्यों के अभाव में विस्तृत विवरण को नहीं दर्शाता है। ठीक, तो अब समाज कैसा था, समाज में किसका बोलबाला था, तो मातृसत्तात्मक के पितृसत्तात्मक, तो बोलना मातृसत्तात्मक। अब कैसे आधार पता चला है, तो इस काल में नारी से संबंधित सबसे ज़्यादा क्या मिली है, चीज़ें मिले हैं। नारी का सब साजो सामान, नारी की मूर्तियाँ, मोहरों पर नारी का अंकन, ये सब क्या दिखाता है कि नारी का ही बोलबाला था। इसी आधार पर कहता है कि सिंधु घाटी सत्ता का समाज में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया था, मातृसत्तात्मक पर। ठीक, और एक कौन था आफ्टर मर्ज में, कौन, सातवाहन। ठीक, दक्षिण भारत में। उसके बाद 2 काल छोड़कर सारे का पितृसत्तात्मक जानना। ठीक, नेक्स्ट आओ, अब आता है कि समाज को, सिंधु घाटी सत्ता का हम समाज को देखेंगे। ये तो था कि वर्चस्व के आधार पर किसका था, तो मातृसत्तात्मक था। अब समाज को वर्तमान शोध जो हुआ है, ऐसे तो समाज में बताएंगे आगे, उसका सामाजिक व्यवस्था देखते हैं तो वर्तमान शोध जो है उसमें 3 वर्ग में बटा था। क्या आधार था उसका, मकान। तो जो बड़े बड़े मकान में रहते थे वे उच्च लोग कहलाते थे, और जो उससे छोटे मकान रहते थे इससे पता चलता था समाज मध्यम वर्ग था। और जो एकदम छोटे थे मकान जिनके, उनको निम्न समाज का माना जाता था। ठीक ना, जैसे इसमें आते थे श्रमिक लोग, इसमें उससे थोड़े से शिल्पीकार के लोग, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, इसमें पुरोहित और बड़े बड़े व्यापारी लोग आते थे उच्च में। तो समाज में वर्तमान शोध क्या कहता है कि 3 आधार पर समाज था। ठीक ना, किसके आधार पर, तो मकान के आधार पर। तो हम बताए थे कि अभी तक हम लोग जब तक के सिंधु घाटी सत्ता का साहित्य नहीं पढ़ लिया था तब तक हम लोग पूरी तरह से किस पास ही थे, पुरातत्व पर। अब पुरातत्व के आधार पर उनका सही निरूपण हम नहीं कर सकते। ठीक, इतना समझ गया कि समाज में किसकी प्रमुखता थी, तो मातृसत्तात्मक समाज की प्रमुखता थी। आधार नारी का सबसे ज़्यादा मिलना। ठीक, समाज में कितने भागों में बटा था, 3 भागों में। किस आधार पर, मकान। तो बड़े बड़े मकान उच्च वर्ग वाले लोग, उनसे छोटे मकान निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग वाले लोग, और सबसे छोटे मकान निम्न वर्ग वाले लोग। नेक्स्ट, अब आता है कि सिंधु घाटी सत्ता का एक और समाज में आओ, सामाजिक व्यवस्था में। यहाँ हमने बताया ना कि यहाँ फैक्चुअल पढ़ लेना है सिंधु घाटी सत्ता में, कॉन्सेप्ट आगे निकल जाएगा ढंग का। टाउन के आधार पर विभिन्नता देखो, टाउन के आधार पहले जो था नया शोध के पहले क्या था, टाउन के आधार पर विभिन्नता देखा गया था। जैसे अपर टाउन और लोअर टाउन। देखो, अपर टाउन का मतलब हुआ, बताया था ना सब, नगर प्लान, नगर नियोजन में पढ़ लेना अपर टाउन क्या था, तो सब बताए थे। तो अपर टाउन में क्या देखते थे कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग और व्यवसायी वर्ग। और लोअर टाउन में क्या था, श्रमिक लोग, कृषक लोग और शिल्पी लोग बताए थे। लोअर टाउन पूर्व में होता था और अपर टाउन वेस्ट में। ठीक, बताए थे कि समाज में एक वर्ग कौन नहीं था, लोहार वर्ग नहीं था। बता देना क्यों नहीं था, कि लोहे का ज्ञान नहीं था इसलिए लोहार नहीं होगा, यानी ब्लैक स्मिथ नहीं था। क्यों नहीं था, तो लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। लोहा का प्रयोग बताए थे कब हुआ था, 1000 BC में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, चलो, शिल्पी के रूप में कौन कौन थे, शिल्पी बताओ किस टाउन में रहते थे, लोअर टाउन में। तो कैसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, तो निम्न वर्ग का। जैसे उस समय तांबे का शिल्पी था, पत्थर का था, हड्डी का था, लेकिन किसका नहीं था, लोहे का नहीं था। क्यों, क्योंकि लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। अब आता है इधर देखो सब, वस्तु की क्वालिटी में भी अंतर है। देखना, सिंधु घाटी सत्ता अभी बताए थे कि अपर टाउन में कौन लोग रहते थे, शासक, पुरोहित और व्यवसाय। इस आधार पर कहा था कि समाज 2 वर्गों में था, एक अपर टाउन में रहने वाले लोग और एक लोअर टाउन में। लेकिन वर्तमान शोध में क्या बताया गया कि 3 तरह के लोग थे। जैसे धौलावीरा से मिला है ना, मध्यम टाउन, मिडिल टाउन। इस आधार पर कहा गया कि नहीं, अब 3 तरह के लोग रहते थे, अपर टाउन वाले लोग, मिडिल टाउन लोग और लोअर टाउन लोग। इन 3 तरह का समाज में वर्ग था। अब कैसे पता लग गया कि तो अपर टाउन में रहते थे जो लोग व्यवसायिक, पुरोहित और शासक लोग, और लोअर टाउन में रहते थे श्रमिक, कृषक और शिल्पी लोग। किस तरह के शिल्पी लोग नहीं थे, तो लोहार।
अब आता है कैसे पता चलता है कि ये अपर टाउन और लोअर टाउन में भिन्नता थी, यहाँ का समाज अलग था, यहाँ का समाज अलग था। तो देखो जैसे मान लो बोरिंग रोड में रहने वाले वो लोग कल्चर और सिपाड़ा में रहने वाले लोग कल्चर, दोनों में क्या रहेगा, अंतर रहेगा, खान पान में, रहन सहन में, उनके बिल्डिंग में। जैसे उधर के लोग सोना का प्रयोग ज़्यादा करेगा अपने हार के रूप में, यहाँ रोल गोल का ज़्यादा प्रयोग करता है लोग। क्यों? क्योंकि इनके पास उतने आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। तो देखो इसीलिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो वस्तु क्वालिटी में भी अंतर था। देखो यहाँ के लोग जो थे अपर टाउन के लोग, वो अपने जो आभूषण यूज करते थे चांदी का, सोना का, कांसा का, और यहाँ के लोग तांबे, पत्थर के, हड्डी के करते थे, ठीक ना। तो उपकरण में भी उनकी भिन्नता थी। इस आधार पर भी क्या माना गया था कि अपर टाउन के लोग का कल्चर अलग है और लोअर टाउन का समाज अलग है। कैसे बोरिंग रोड और यहाँ का समाज अलग दिखेगा तुमको। अब कहता है कि इसमें इस पूरे समाज में पूछ देगा कि सबसे प्रभावी वर्ग क्यों था। अभी हम लोग क्यों फैक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि अभी तक 3% की खुदाई हुआ, और जान लो जिस सभ्यता का 3% की खुदाई होगा उसका हम विस्तृत जान पाएंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ कर निकल रहे हैं। चलो अब कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि इन सारे समाज में, चाहे वो शासक वर्ग हो, पुरोहित वर्ग हो, व्यवसायिक वर्ग हो, अभी तक उपयुक्त राजा का साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम लोग क्या मानते हैं, प्रभावी वर्ग, व्यापारी वर्ग, क्योंकि उस समय व्यापार ही आधार था और व्यापारी वर्ग ही सबसे ज़्यादा प्रभावी रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ इतिहासकार उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में कहते हैं कि व्यापारी वर्ग प्रभावी होने के कारण वही लोग शासन को भी चला रहे होंगे। इसीलिए उपलब्ध साक्ष्य नहीं होने के बाद भी अभी वर्तमान में, भविष्य में हो सकता है कि साक्ष्य मिल जाए तो ये बदल जाए धारणाएं, लेकिन वर्तमान साक्ष्य में क्या बताया गया, व्यापारी थे, ठीक ना। तो बताओ समाज में सबसे प्रमुख वर्ग कौन रहा होगा, तो व्यापारी वर्ग मानता है। शासक के बारे में क्यों नहीं था, शासक अभी तक चर्चा नहीं मिला है। एक जगह चांदी के 2 मुकुट मिले हैं जिसे शासक होने का प्रतीक चिन्ह होता है, क्योंकि मुकुट कौन पहनता है, राजा की छोटे मोटे लोग, राजा लोग, लेकिन उसका स्पष्ट चर्चा अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए प्रभावी वर्ग के रूप में कौन माना था, शासक, व्यापारी वर्ग, ठीक ना। अब आता है कि इस समय का समाज जब देखते हैं तो उपकरणों के आधार पर या पत्थर या मोहरों पर या मृदभांड पर कुछ उत्कीर्ण बातें हैं, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ सामाजिक बुराइयां भी थी आज की तरह। जैसे दास प्रथा है, तो एक मिट्टी के बर्तन पर, एक मिट्टी पर बर्तन पर एक गरीब का छाप दिखाया गया है कि वो काम, घरेलू काम में काम कर रहा है, ठीक ना। तो दास प्रथा का भी चलता है पता कि दास प्रथा थी। तो याद रखना कि सिंधु कि भारतीय इतिहास में दास प्रथा की शुरुआत कब से अभी तक मानी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे वैदिक काल पढ़ोगे तो वहाँ भी दास प्रथा की चर्चा है। तो पूछ सकता है कि समाज में बुराइयाँ थी कि नहीं थी, बिल्कुल बुराइयाँ थी। जैसे दास प्रथा था, जब मैं कहता हूँ दास प्रथा क्या होता है, किसी को गुलाम बनाकर उसको काम करवाना। पर्दा प्रथा, ये लोग पर्दा में रहते थे लोग, इसका भी हड़प्पा से एक चित्रण मिला है, एक महिला घूंघट ओढ़े हुई है, जिससे पता चलता है कि पर्दा प्रथा भी था। तो पूछ सकता है पर्दा प्रथा की शुरुआत कब से, सिंधु घाटी सभ्यता से। दास प्रथा भी सिंधु घाटी सभ्यता से। वेश्यावृत्ति भी लोग मानते थे कि वेश्यावृत्ति भी लोग करते थे, कौन लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सकाल में। सती प्रथा भी था, एक साथ 2 लोगों का युग्म शव, एक मेल का एक फीमेल का जला हुआ शव मिलना, ये बात का संकेत दे रहा है वैज्ञानिक लोग कि सती प्रथा भी था, ठीक ना, जो लोथल से मिला है। तो युग में समाधि के आधार पर क्या माना गया है, सती प्रथा था। तो तब समाज में बुराइयां भी थी, जैसे दास प्रथा, पर्दा प्रथा, वेश्या प्रथा, साती प्रथा। ये बुराइयां क्यों थी कि किसी भी समाज में सती प्रथा मान्य है। सती प्रथा मतलब उसका हस्बैंड मर जाए तो उसकी बीवी को जलने के लिए क्या कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए। तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है। अब आता है, हम क्या बोले कि उपलब्ध साक्ष्य नहीं मिला, इसीलिए हम लोग हल्का फुल्का इसका क्या करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। हम लोग को वैदिक काल से मेन कॉन्सेप्ट निकलना है। अब आता है इस काल के मुख्य भोजन। तो चावल का प्रयोग मिलाइए, धान की भूसी लोथल और रंगपुर से मिली है, यानी चावल भी प्रयोग करते थे लोग। जौ और गेहूँ भी मिला है, जो अन्नागार जो मिला है ना हड़प्पा से अन्नागार, उसमें जौ और गेहूँ के दाने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उनका मुख्य भोजन था जौ और गेहूँ था, ठीक है ना। चावल को भी लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक। ये था सामाजिक व्यवस्था, ठीक। तो हम बोल दिए कि उपलब्ध साक्ष्य अभी भी नहीं मिला, अभी भी पुरातत्व में खुदाई जो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की मात्र 3 से 5% हुआ है। तो जितना मिला उसी के आधार पर हम लोग फैक्चुअल चीज़ पढ़ते हैं हम लोग,
कॉन्सेप्ट कब पढ़ते जब उसका पूरा इतिहास हम लोग को मिल जाता है। लेकिन ये भी एक आधार है, यही सिंधु घाटी सत्ता का ही समाज आगे भी बढ़ता गया, कमोबेश इसी में परिवर्तन आता गया। नेक्स्ट आता है दूसरा टॉपिक, राजनीतिक व्यवस्था सिंधु घाटी सत्ता का। तो इसका भी बहुत कम साक्ष्य मिला है, इसीलिए इसका भी, जैसे राजनीतिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, राजा पढ़ते हैं, राजा और उसका मंत्री पढ़ते हैं, उसको संचालन करने में जो मदद करेगा। फिर केंद्रीय स्तर पर अधिकारी पढ़ते हैं, फिर रस व्यवस्था पढ़ते हैं, सैन्य व्यवस्था पढ़ते हैं, न्याय व्यवस्था पढ़ते हैं, ठीक ना, ये सब हो गया। तो ये सब का प्रयोग हमको उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है राजनीतिक व्यवस्था में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनका भले ही मजबूत, राजनीतिक व्यवस्था उनका भले ही सशक्त रहा होगा, लेकिन उसका उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, देखो राजनीतिक व्यवस्था भले ही मजबूत रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता में बिना राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हुए इतनी बड़ी बड़ी सत्ता 900-1000 वर्ष टिके नहीं रह सकती है। लेकिन उपलब्ध साक्ष्य आधार पर क्या बोलना है कि राजनीतिक व्यवस्था में हम व्यापकता नहीं पाते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था में राजा का होना चाहिए, उसका मंत्रिपरिषद की चर्चा होनी चाहिए, उसके अधिकारी की चर्चा होनी चाहिए, राजस्व व्यवस्था कैसा था, उसका सैन्य व्यवस्था कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसा था, इन सब का हमको चर्चा व्यापक रूप से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि खुदाई अभी व्याप्त रूप में नहीं हुई है। तो इस आधार पर क्या कहेंगे, तो बोलना कि जिस तरह की सिंधु घाटी सत्ता का विस्तार दिखता है और इतने विकास दिखता है, उस आधार पर तो कहा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत रहा होगा। लेकिन जो साक्ष्य मिला अभी तक जितना, उस आधार पर इसका हम विस्तृत दृष्टिकोण नहीं पाते हैं, यानी व्यापकता नहीं पाते हैं। जैसे राजा की उत्पत्ति का संकेत नहीं मिलता है, तो कहाँ से व्यापक होगा। लेकिन एक कुणाल बताए थे से चांदी का 2 मुकुट मिला है, ठीक ना, जो यह बताता है कि राजा रहा होगा, लेकिन स्पष्टीकरण अभी भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आओ, अब आता है प्रशासन संबंधी मत। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सत्ता का जो प्रशासन था कौन चलाता था, तो कुछ लोग कहते हैं जनतांत्रिक शासन होता है, यानी जनता क्या करती थी, चुन करके अधिकारी को चुन करके नेता को भेजती थी, वही देश को चलाते थे सिंधु घाटी सत्ता को, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश को चलाते थे सिंधु घाटी सत्ता को। हंटर ने कहा है और कहा गया कि यही प्रमुख रहा होगा, जनता ही अपने में से किसी व्यक्ति को चुन देती होगी जिसे आज चुनाता है और वही शासन चलाता होगा। मैके बोलता कि प्रतिनिधि शासन था, यानी जनता जिसको चुनती थी वे लोग फिर अपने में से चुनकर शासन में भागीदार निभाते थे। ठीक, कुछ लोग कहते पुरोहित लोग का हाथ में रहा होगा सत्ता। पिगट और व्हीलर महोदय ने कहा है कि पुरोहित वर्ग के हाथ में क्या रहेगी, सत्ता रहेगी। लेकिन हम क्या बताए थे कि उपलब्ध साक्ष्यों के अभाव में अभी भी व्यापारी वर्ग को क्या मानाता है कि शासक वर्ग वही रहा होगा। कौन? व्यापारी वर्ग, क्योंकि वही आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत था, तो देश को संभालने में वो सक्षम रहा होगा। यही संभावना व्यक्त किया गया, हकीकत नहीं है। पहले ही बोले थे सिंधु घाटी सत्ता का खुदाई पूरा, एक तो डिमेरिट किया है कि पूरा खुदाई नहीं हुआ, अभी मात्र 3 से 5% हुआ है। सोचो अभी 95% खुदाई बाकी है। और दूसरा जो मिला उपलब्ध, इसीलिए जो मिला है वो भी कम मिला है सही चीज़, तो उसी के आधार पर इतिहास को सही निरूपण करना सही बात नहीं है। तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभी भी हम क्या कह सकते हैं, हमें सत्यता की ओर परे है। नेक्स्ट, राजनीतिक में से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है उस काल की धार्मिक व्यवस्था। देखो धार्मिक में क्या था, तो पूरे सिंधु घाटी सत्ता जो बसे लोग थे यहाँ पर, इनका धर्म कैसा था, धर्म भी बताएंगे कि धर्म में क्या पूजा आता है। तो पूरे खुदाई के आधार पर वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। बोले ना कि फैक्चुअल है, यहाँ पर बता देंगे कैसे धर्म पढ़ाता है। धर्म के आधार पर देखना क्या गया कि मान लो हम पढ़ेंगे पहले इसकी विशेषता, प्रकृति पूजक थे कि नहीं थे, देवी देवता को पूजते थे, तो ये देखो सब। तो जब उनका धर्म देखे तो देखे कि प्राकृतिक पूजक है लोग। तो हम प्राकृतिक पूजक किसको कहते हैं, जो प्रकृति में है। प्रकृति मतलब जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पौधे, सूर्य, वृक्ष, जल, ये सब का मनुष्य ने नहीं बनाया। और इनको पूजना क्या कहलाएगा, प्रकृति पूजक, जो प्रकृति के देवता है। तो देखो प्राकृतिक पूजक इनको इसलिए कहा गया है। पृथ्वी को लोग पूजते थे, तो पृथ्वी क्या है, नेचुरल है कि मैथमेटिक्स है, तो नेचुरल है। तो कैसे पता चला कि पृथ्वी को पूजते थे, तो हड़प्पा स्थल में जो बताए थे, आज पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, जो उपजाऊ भूमि का संकेत है, उपजाऊ का।
यानी उर्वरा शक्ति का प्रतीक था, जिससे लोग को लगता था कि लोग अन्न धन उपजा करके, अन्न धन उपजाने के लिए पृथ्वी का पूजा करते होंगे कि हे माता अन्न धन उपजा दो ताकि हमारा भरण पोषण हो सके। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह है, भक्ति का संकेत है। तो सूर्य की पूजा का लोग भक्ति करते थे, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सूर्य की पूजा क्या होती है? सूर्य प्राकृतिक है, कृत्रिम है? प्राकृतिक है, तो इसलिए प्राकृतिक हुआ। वृक्ष की भी क्या है? प्राकृतिक है। तो पीपल की भी पूजा लोग करते थे, मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला है। तो पीपल के पूजा के आधार पर प्राकृतिक माना गया है। जल में भी तुम देखा होगा, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से जो मिला है, बृहद स्नानागार, उसमें लोग क्या मान्यता मिली है कि लोग बगल में मंदिर रहा होगा, लेकिन अभी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। इस स्नानागार के बगल में क्या रहा होगा? मंदिर रहा होगा। इस स्नानागार में नहा करके लोग कहा जाते होंगे, मंदिर में जाते होंगे। अभी बहुत जगह तुम देखोगे कि मंदिर के बगल में एक छोटा सा तालाब रहता है, और उस तालाब में नहा करके लोग अच्छे से स्वस्थ होकर के, शुद्धिकरण होकर के लोग आते हैं कहाँ पर? मंदिर में पूजा करने। नेक्स्ट आता है, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हम क्या बताएं कि फैक्चुअल अभी पढ़ के निकल जाना हम लोग को। कैसे चला पता है कि देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे? तो देखो मातृदेवी की पूजा करते थे देवी में। कैसे चला पता? तो उपासना में इन्हीं की सबसे ज़्यादा क्या मिली है? मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता था कि देवी की भी पूजा लोग करते थे। जैसे पृथ्वी देवी हो गया, ये सब हो गया। देवता की पूजा करते थे लोग, देवी भी और देवता भी दोनों की पूजा लोग करते थे। ये ध्यान रखना। पहला किसकी पूजा? प्रकृति। कैसे? पृथ्वी, सूर्य, वृक्ष और जल के माँ कारण। दूसरा देवी कैसे? तो मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मान लो अभी लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलेगा तो क्या लोग पता लगाया कि माता की पूजा होती थी? देवी देवता की भी हम पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी जी की, काली जी की, दुर्गा जी की हम लोग मूर्ति। मान लो अभी मान लो पृथ्वी धंस गया, पृथ्वी भूकंप के कारण, तो सारा मालवा नीचे चले जाएगा। तो खुदाई में क्या लगेगा पता कि मातृदेव की भी लोग पूजा करते थे। देवता की पूजा करते, शंकर जी का पूजा मूर्ति मिलेगा तो क्या माना जाएगा? देवता की। तो उस समय भी पशुपति शिव की पूजा होती थी, सबसे प्रिय पशुपति थे। क्या आधार मिला इसका? तो प्रमाण मिला इसका मोहनजोदड़ो से। इन मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पशुपति शिव मिला एक मुहर, ठीक ना। मार्शल ने इसको क्या बोला? पशुपति शिव मूर्ति के रूप में है वो। इसलिए मूर्ति पूजा का आरंभ किससे माना था? सिंधु घाटी सप्ताह। कैसे ये मूर्ति बना हुआ, ठीक। मूर्ति के माथे पर क्या? त्रिशूल है। उस त्रिशूल में क्या? सांप है। तो पूछ सकता है कि पशुपति शिव जो मोहनजोदड़ो से मिला है उसमें किसका अंकन नहीं है? तो सांप का ही है, त्रिशूल का भी है। राइट हैंड में क्या है? उनके दाहिने हाथ में क्या है? हाथी और बाघ का चित्र है। तो हाथी का भी चित्र है, बाघ का भी चित्र है। और बाएं हाथ में क्या है? भैंसा और गैंडा का चित्र है। तो देखो, त्रिशूल, सांप, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, और नीचे पैर पर क्या? हरिण है। तो 3 2 5 को क्या है? 6 को पशु है इसमें, और ये को त्रिशूल है। तो रखना है, सांप है सर के पास, हिरण है पैर के पास, और दाहिने हाथ के पास क्या है? हाथी और बाघ, और बाएं हाथ के पास भैंसा और गैंडा है, ठीक है। मार्शल ने इसीलिए इसको पशुपति शिव की संज्ञा दी है। क्योंकि ये शिव की संज्ञा, क्योंकि शिव जी के माथे पर भी क्या? त्रिशूल है, और वहाँ पर देखना सांप लूटा हुआ है। इसीलिए मूर्ति पूजा के आरंभ कब से मानी जाती है? सिंधु घाटी सप्ताह से। नेक्स्ट आओ, धर्म में आते हैं। प्रजनन की भी लोग पूजा करते हैं। प्रजनन में तो क्या? प्रजनन में क्या होता है? पैदा होना है, ठीक है ना। तो कालीबंगा से मिली एक मिट्टी की पट्टिका में लिंग और योनि का क्या एक साथ जो चिन्ह है? लिंग का और योनि का एक साथ क्या है? चिन्ह है। कारण क्या दिखाया गया है? पट्टिका में मिला, मिट्टी की पट्टिका में, यानी मिट्टी है ना, ये मिट्टी का मान लो बर्तन है, उसी बर्तन पर लिंग का, योनि का फोटो बनाया हुआ है। इससे पता चलता है कि प्रजनन के संकेत है, ठीक ना। पशु पक्षी है, पशु पूजा है। तो एक श्रृंगी बैल इनका सबसे प्रिय पशु था, मुहर से पता चला है। अग्नि पूजा भी लोग करते थे। कालीबंगा और लोथल से गाय और बैल की क्या मिली? जली राख मिली है। गाय और बलि की, तो गाय और बलि को राख मिलेगा तो मतलब क्या होता है कि बगल में क्या क्या होगा? आग में जला करके लोग उसको भोजन किया होगा। तो पशु बलि का भी क्या मिल रहा है? संकेत मिल रहा है, ठीक। सर्प है, सांप की पूजा करते थे। तो लोथल से और मोहनजोदड़ो से देखा होगा पशुपति जो मुहर मिली है
उनके सर में क्या त्रिशूल है, और उस त्रिशूल में क्या सांप लौटा हुआ है, तो पशुपति का नाम हो गया, सर्प है ना। और मुद्रा पर, लोथल से मुद्रा पर, ये जो लोथल से मुद्रा मिली है यहाँ से, इसके मुहर पर 2 सर्प है, यानी 2 सर्प की आकृति है। जिस दर प्रकार तक लोग सर्प की क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक। नेक्स्ट, पक्षी के रूप में कौन था, कबूतर को मानते थे, और ये सबसे पूजनीय पक्षी था। तो सिंधु घाटी सप्ताह में सबसे पूजनीय पक्षी पूछा था, क्या मानना, कबूतर। अब आता कि आगे उनका धर्म देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि पुनर्जन्म का संकेत मिल रहा है। ठीक ना, पुनर्जन्म, तो ये सब बताएंगे कि धारी पे क्या पढ़ते हैं। ठीक ना, पुनर्जन्म का संकेत मिल रहा है। कैसे मिलता है पुनर्जन्म संकेत, मान लो कोई व्यक्ति, आज मान लो ये परंपरा है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो देखता होगा मरने के बाद उसके जितने चीज़ वो अपने ज़माने में यूज करता था अपनी ज़िंदगी में, सारा सामान उसके बगल में गाड़ दिया था या उसके रख दिया था। अभी भी देखना है, इससे पता चलता है कि लोग ये मान्यता है, धारणाएं हैं, कोई व्यक्ति जीवित होने के बाद वो व्यक्ति की आत्माएं भटकती है और अपना क्या करेगा, फिर आत्मा से नया जीव पैदा लेगा और इन चीज़ों का फिर वो सेवन करेगा। ये हड़प्पा से ऐसा मिला। ठीक ना, हड़प्पा में 100 के साथ, 100 मैंने वो बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ कुछ वस्तुएं रखी गई है, जो इस बात का संकेत है कि पुनर्जन्म होगा। चलो, भक्ति धर्म का संकेत बताया था अभी हम। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, जो मोहर और मृदुभांड पर है। और ये सूर्य पूजा का संकेत है। देखता होगा सूर्य पूजा के लोग क्या होता है, लोग हाथ जोड़ कर रखता है ना, सामने उनका है सूर्य पूजा का। इसीलिए मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, सबको पता ही है। हाँ, उनके समकालिक सप्ताह मेसोपोटामिया से मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सप्ताह में नहीं मिला है। तो भारत में कब से मिला है, गुप्त काल से। इसीलिए भारत में मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सप्ताह से नहीं माना गया है। नेक्स्ट, अंत्येष्टि प्रक्रिया देखो। अंत्येष्टि में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है किसी काल में, तो मरने के बाद उनको दफनाने के जो तरीके हैं उसी को बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया। आज देखता होगा हिंदू धर्म में अंत्येष्टि बड़ा संस्कार के साथ होता है। उनको एक अलग से कंटावा बाबा आता है, वो इसकी पूजा पाठ कराता है, देखता हो ना। तो अंत्येष्टि प्रक्रिया उनका 3 तरह से देखा गया है पुरातत्व के आधार पर। पहला, आंशिक समाधि। आंशिक में क्या होता है, तो देखो, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जंगल में छोड़ देता था लोग, ताकि जंगली जंतु उसके मांस को खा जाते थे, और हड्डी जो बचता था ना उसी को दफन कर देता था। उसी को आंशिक समाधि बोलते हैं। ठीक। अब देखो, अब होता पूर्ण समाधि। क्या होता है पूर्ण में, क्या होता है, आज मुस्लिम में भी ये देखता होगा, क्रिश्चियन में देखता होगा। जैसे कोई मर गया तो उसको उसके पूरे मांस के साथ, हड्डी के साथ उनको दफना देना है। ये मुस्लिम में आज भी ये देखा होगा सब। दाह संस्कार जो हिंदू में है, यही सर्वाधिक प्रचलित है, इसी का ज़्यादा मिला है, क्योंकि इनकी समाधि कम मिलना, और उतने लाख की जनसंख्या थी, इनकी समाधि का कम मिलना इस बात का संकेत है कि ज़्यादातर को लोग क्या दफना दिया जाता है, ज़्यादा क्या कहता है, दफन कर दिया था। ठीक ना, तो सर्वाधिक प्रचलित कौन था, दाह संस्कार। जैसे उनको जला दिया गया, जला करके उनके अस्थि कलश को कहीं गड्ढा में डाल दिया या पानी में बहा दिया गया। ठीक, तो सर्वाधिक कौन था, दाह संस्कार। आज ये हिंदू में है, ये मुस्लिम में है, ईसाई में, ये बौद्धिस्टों में, जैनिस्टों में इस तरह कभी कैसे देखा गया है। चलो, अब कहता है कि दफन तो ये होगा नहीं दाह संस्कार वाला, तो 1+2 इसी लिखे हैं। 1+2 को कैसे दाह संस्कार किया जाता है, किस दिशा में, तो देखो, हेड में क्या होता है, सर एक पैर होगा। ठीक ना, ये सर हो गया, मान लो, तो ये पैर हो गया। लोथल और हड़प्पा में जाएंगे, लोथल और हड़प्पा में जाएंगे, दो जगह, तो हमको देखने मिलेगा कि जो आंशिक या पूर्ण समाधि जो था, उसका नॉर्थ तरफ सर था और पैर था साउथ की तरफ। उसी तरह से राजस्थान के कलेबंगा में जब जाएंगे तो यहाँ पर साउथ में क्या उसका है, सर है, और नॉर्थ में उसका क्या है, उसका लेग है। उसका लेग कहाँ है, उसका सर कहाँ है, साउथ में। ठीक ना, और लेग कहाँ है, नॉर्थ में है। उससे पंजाब में रोपड़ में गया है। रोपड़ में क्या देखें, उसका ईस्ट और वेस्ट में है, ईस्ट और वेस्ट में है। मैंने पूरब उसका क्या है, मैंने उस एरिया को कालीबंगा का पूर्वी एरिया में उसका रखा था सर, या पश्चिम एरिया में सर हेड है, और लेग उसका रखा था वेस्ट या ईस्ट में।
मैंने ले कहाँ पर, कालीबंग ये रोपड़ में, ठीक ना। तो ये दफनाने की प्रक्रिया थी कि लोथल में सर किधर रखते थे, तो लोथल में सर किधर थे, नॉर्थ की ओर, कालीबंगा में साउथ की ओर, रोपड़ में ईस्ट या वेस्ट में रखते थे सर, ठीक। अब इसी में आता है नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु आ जाओ अंतुष्टि प्रक्रिया से। देखो हड़प्पा चले, हड़प्पा में कब्रिस्तान को सिमोट्रीज कहा गया है, ठीक। यहीं पर 100 के 7 बर्तन मिले हैं जो पुनर्जन्म के क्या मिलते हैं, संकेत है। यहीं पर एच कब्रिस्तान जो हम बता चुके हैं, और एक RH37 कब्रिस्तान था। तो एच कब्रिस्तान उनकी उत्पत्ति का था कि जब उत्पत्ति हो रहे थे लोग तो ये इस तरह से कब्रिस्तान का लोग यूज करते थे, और जब पतन हो रहा था तो R37 कब्रिस्तान था। माने ये कब्रिस्तान थोड़ा सा अनडेवलप था। ताबूत सावधान, ताबूत मतलब क्या होता है, जो आज हम लोग क्रिश्चियन सब लोग दफनाते हैं ताबूत में बंद करके डब्बे, लकड़ी के डब्बे में। तो ताबूत सावधान कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। तो सावधान से जुड़ा मामला है, ठीक ना। तो पकड़ लेना, पुनर्जन्म के संकेत कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। एच कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। ताबूत सावधान कहाँ से मिला, हड़प्पा से, ठीक। अब रोपड़ चले, रोपड़ में जब गए हम लोग, पंजाब में पड़ता है, तो 100 के 7 कुत्ता मिला है, 100 के 7 कुत्ता और अंडाकार 100 क्या था, अंडाकार, और 100 के 7 कुत्ता, जो जिससे पता चलता है कि मालिक जब कुत्ता पालता होगा तो वफादार कुत्ता मर जाता होगा, तो साथ में उसको उसकी वफादारी के लिए उसको रखते होंगे कि दोनों फिर पुनर्जन्म होगा। नेक्स्ट लोथल चले, गुजरात में, वहाँ मिला मिश्रित सावधान। मिश्रित मैंने मेल और फीमेल का, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा का संकेत था। संकेत हम बोले, कन्फर्मेशन नहीं बोले, हो सकता जल भी गया होगा। तो मिश्रित सावधान से क्या कहाँ मिला, लोथल से मिला है। कालीबंगा चले सावधान के रूप में, बच्चों का अधजला 100 मिला है। हो सकता प्रकृति का आपदा होगा, मतलब कि कहीं मान लो आग लग गया होगा, आग लगने के कारण क्या हो गया, आग लगने के कारण क्या हो गया, घर वो सब जल गया होगा, तो बच्चे का 100 मिला है। सुरकुटदा चलते हैं, अस्थि कलश मिला है, मतलब कलश में हड्डी के 100 को उसमें रखा गया जैसे, ठीक ना। जले 100 को हड्डी में, कैसे आज हम लोग हिंदू में रखता है लोग, पत्थर से 100 को ढकना, जो 100 है उसको पत्थर से क्या किया गया, ढका गया है। ये भी कहाँ से मिला, सुरकुटदा से। तो पत्थर से 100 को ढका कहाँ से मिला है, सुरकुटदा से। तो ये BBI है, इसको पढ़ लेना। तो ये बताए थे कि सिंधु घाटी सप्ताह का जो समाज हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे धर्म हो, उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर उसका विशिष्ट विवेचन करना संभव नहीं है। तो हम लोग उसमें मे बी में रहते, मे बी मैंने संभावना की ऐसा रहा होगा। जैसे उसकी खुदाई पूरी हो जाएगी और हम लोग सारा इतिहास पढ़ लिया जाएगा, साहित्य पढ़ लिया जाएगा, तो हम लोग हो सकता है कि इतिहास उसका चेंज हो जाए, बदल भी जाए। हो सकता है कि जो हम लोग धर्म पढ़ रहे हो धर्म ना हो, उस धर्म उसका अलग टाइप का लोग का धार्मिक कल्चर होता हो सकता है उनका समाज अलग टाइप का हो सकता है उनका राजनीतिक व्यवस्था अलग टाइप का हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अंततः उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में या उपयुक्त खुदाई के अभाव में हम अभी उसकी पूरी तरह से उसकी सामाजिक, चाहे उसकी धार्मिक, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, चाहे कला संस्कृति को सही निरूपण नहीं कर सकते हैं। यानी अभी भी हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह के इतिहास में भी रहेंगे, मेरी संभावना होगा। और उसका लिपि पढ़ लेंगे पूरी तरह से, खुदाई हो जाएगी तो पूरी तरह से इतिहास हो सकता बदल भी जाए। इसीलिए हम लोग में भी में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम फैक्ट पढ़ा दिए हैं सारा कि समाज में उनका मातृ प्रधान समाज था कि पितृ प्रधान था, क्या बोलना है, मातृसत्तात्मक समाज था। एक और कहाँ था, सतवाहन में, ठीक। फिर पढ़े थे कि उनका जो समाज था वर्तमान शोध में 3 तरह का मिला है मकान का। पहले 2 तरह के थे, उछले मकान, निचले मकान, अब 3 तरह हो गए, मध्यम मकान भी बताए। तो उनके उपकरण जो थे उसके आधार पर भी उनको बांटा गया है। उछला मकान और निचला मकान के आधार पर बांटा गया। ऊपर मकान बनाने वाले ऊँचे वर्ग, नीचे वाले बताए थे सब। समाज में क्या खान पान था उनका, समाज में कुछ बुराइयाँ भी थी, सब बताए थे ना। दास प्रथा था, सती प्रथा था, पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति भी थी। उस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में देखते हैं समाज में सबसे प्रभावी वर्ग कौन रहा होगा, व्यापारी रहा होगा, क्योंकि राजा की चर्चा स्पष्ट संकेत नहीं मिला अभी तक, ठीक। राजनीतिक व्यवस्था बताइए दिए कि स्पष्ट खुदाई के अभाव में अभी तक पूरी तरह से नहीं पता लगा पाए। धर्म भी पता लगा है तो भी व्यापकता को नहीं दर्शाता है। तो सिंधु घाटी सप्ताह का लगभग अर्थव्यवस्था थोड़ा व्यापकता को दर्शाता है, उसी की खुदाई में ज़्यादा मिली है। और सब भी व्यापक साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। अभी हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। कुछ लड़का बोला था ना कि तेज़ आवाज़ निकालिए, तो सिर्फ निकालने में थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ गया, ठीक।
ठीक, नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार करो। थैंक यू।